एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है बेसिकली माइंड वेंटिलेशन का। ये एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन एमसीक्यूज के माध्यम से कुछ कुछ टॉपिक भी क्लियर करेंगे। करीब 60-70 एमसीक्यूज है। आज कुछ देखेंगे, कुछ कल देखेंगे, ठीक है। तो जो रेगुलर क्लास में छूट गया उन सारी बातों को इन एमसीक्यूज की मदद से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आंसर जवाब देते जाइएगा। वैसे तो आंसर सब में लिखा हुआ है, खुद भाई अपना दिमाग लगाइएगा। At a place in mind where the working is going on, the air shall not contain less than 40% of oxygen। 19% से कम ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। सबको पता है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन का है, ठीक है। अगला देखते हैं, CO2 के लिए कितना है? 0.5% है, पता ही है सबको। तो कितना परसेंट ज्यादा CO2 नहीं होना चाहिए? 0.5% से ज्यादा CO2 नहीं होना चाहिए। जहां पे आपका ऑक्सीजन का दिया है वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी दिया है। इट अ प्लेस वेयर द वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड्स 30.5 डिग्री सेल्सियस। जहां कहीं भी आपका वेट बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, अरेंजमेंट शैल बी मेड टू वेंटिलेट दैट प्लेस विद करंट ऑफ एयर मूविंग एट स्पीड नॉट लेस देन। वेट बल्ब टेम्परेचर जहां कहीं भी 30 डिग्री सेल्सियस से 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, तो हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि आपका जो एयर करंट जो बह रहा है उसका स्पीड किससे कम ना हो, 1 मीटर पर सेकंड से कम ना हो। आगे देखिए क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू डीजीएमएस सर्कुलर, नोटिस हैज बीन सेंट टू रीजनल इंस्पेक्टर इमीडिएटली व्हेन परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस एक्सीड्स। डीजीएमएस सर्कुलर के हिसाब से रीजनल इंस्पेक्टर को आप तुरंत नोटिस भेजेंगे, कब? जब आपका इन्फ्लेमेबल गैस कितने परसेंट से ज्यादा हो जाए। सर्कुलर जो आपका सर्कुलर है 5/1966, इसमें दिया हुआ है, नोटिस हैज बीन सेंड टू फोर्थ विथ रीजनल इंस्पेक्टर इफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन द रिटर्न एयरवे एक्सीड्स 0.75%। 0.75% से एक्सीड करा, हाँ रिटर्न साइड में जैसे एक्सीड करा, आप क्या करेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेज देंगे। एक कोई मुझे पूछा था कि सर शाफ्ट जो सिंकिंग शाफ्ट है उसमें कितने मीटर के बाद में हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे? तो डीजीएमएस इंस्ट्रक्शन जो है 20/11/2007 के अकॉर्डिंग सारे शाफ्ट जो 30 मीटर से ज्यादा डेप्थ पे, 30 मीटर से ज्यादा सिंकिंग शाफ्ट मतलब जिसकी खुदाई हो रही है, खुदाई का काम चालू है, जो पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ, तो जो सिंकिंग शाफ्ट है जिसका खुदाई हो रहा है, अगर वो 30 मीटर से ज्यादा हो जाए, ठीक है, वहां पर आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर या मैकेनिकल मीन से आपको वेंटिलेशन करना रहेगा। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ शाफ्ट। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इट्स ड्राइव एंड फिटिंग, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? मैकेनिकल वेंटिलेटर कौन सा है? रेगुलेशन नंबर 154, जहां पे आपको मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के ड्राइव्स और फिटिंग के बारे में बताएंगे मुजफ्फर सर भी बताएंगे आपको। तो बेसिकली क्या होगा कि 10 मीटर जो ओपनिंग है शाफ्ट या इंक्लाइन के, उसके 10 मीटर के से कम में ना हो, ठीक है जी बात। ओके, ये मैं बताना चाह रहा था बेसिकली। जो आप केज या स्किप जो भी जो यूज कर रहे हैं उसमें आप क्या लगाते हैं? एयर लॉक लगाते हैं। ये मैंने क्लास के बीच में बताया था, एयर लॉक लगाते हैं। वो जो एयर लॉक है वो किस टाइप का रहेगा? तो ये 3 डिजाइन है जिस डिजाइन का आप एयर लॉक यूज कर सकते हैं। ये नाम ही याद में रखिएगा, सर्कुलर 82/1966 के हिसाब से जो 3 नाम है वो नाम याद में रखिएगा। एयर How many days before installation of booster fan notice is required to be sent to regional inspector? बूस्टर फैन इंस्टॉल करने के कितने दिन पहले? जर्मन टाइप ज्यादा यूज होता है, ठीक है। रीजनल इंस्पेक्टर को बूस्टर फैन इंस्टॉल करने के कितने दिन पहले आप भेजेंगे? 7 दिन पहले आप नोटिस भेजेंगे। किसको? रीजनल इंस्पेक्टर को। इसका भी थोड़ा सा लिंक देख लेते हैं, कितने दिन पहले वो नोटिस भेजेगा? 7 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजेगा जब भी उसको बूस्टर फैन इंस्टॉल करना रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, क्या बता रहा है? द शिफ्टिंग ऑफ बूस्टर फैन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर shall be deemed to an installation of booster fan for the purpose of this regulation। ये जो रेगुलेशन में आपको बता रहे हैं कि अगर आप शिफ्ट करेंगे उसके पहले, मतलब क्या 7 डेज पहले, इंस्टॉलेशन के पहले आप किसको भेजेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर को।
इंस्टॉल करने के 7 दिन पहले आप रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेंगे। लेकिन अगर आप उसको शिफ्ट भी करते हैं ना एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको भी हम मान के चलेंगे कि आप बूस्टर फैन इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सारा प्रिकॉशंस रखेंगे जो एक बूस्टर फैन के इंस्टॉलेशन के लिए आपको जरूरत पड़ता है। चलो पिन चेंज कीजिए, ठीक है। तो बूस्टर फैन के इंस्टॉलेशन के लिए तो क्या समझ में आ रहा है, शिफ्टिंग ऑफ बूस्टर फैन, जो आपका बूस्टर फैन का शिफ्टिंग है उसको भी हम सेम चीज मान के चलेंगे, उसके लिए भी सेम सारा प्रिकॉशन होगा जो आप इंस्टॉलेशन के लिए लेते हैं। बूस्टर फैन होता क्या है, सबने पता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर है जो कि हम बिलो ग्राउंड यूज माइन में यूज करते हैं। किसके लिए? बूस्टिंग होल करंट ऑफ एयर पासिंग अलोंग इनटेक और रिटर्न एयरवे। आप इनटेक में भी यूज कर सकते हैं और रिटर्न में भी यूज कर सकते हैं। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के करता क्या है, पूरे के पूरे एयर को बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है बूस्टर फैन हमारा। ओके चल आगे देखते हैं। येलो कलर, सबका अपना अपना चॉइस है भाई, ठीक है। हाँ देखो, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इन बूस्टर फैन शैल बी एग्जामिन्ड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एटलीस्ट इन। एक जो कॉम्पिटेंट पर्सन है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन का कितने दिन में एग्जामिनेशन करेगा? एग्जामिनेशन कितने दिन में करेगा? चल हर कोई बता रहा। ये है 7 दिन वाले सही हैं, कुछ 14 डेज बता रहे हैं, तो चलो अच्छा है कि हमने स्लाइड को ले आए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता। 14 डेज क्या चीज का है? आपका एयर क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट आप 14 दिन में एक बार करेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का या बूस्टर फैन जो भी आप यूज कर रहे हैं, बूस्टर फैन हो, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर हो, ऑक्सिलरी फैन, जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, उन सारे का जो एग्जामिनेशन होगा वो हर 7 दिन में होगा। अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को पता है, रेगुलेशन बढ़िया से पढ़ रखा है। ठीक है जी, बात वेंटिलेशन में बताया गया है सर, अच्छा है, बढ़िया है, रिवीजन हो जा रहा है, क्वेश्चंस अच्छे हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं और बन सकते हैं। ठीक है, चलो स्टैंडिंग ऑर्डर, इसलिए मैंने रेगुलेशन का भी ले आया। चलो मैंने नहीं पढ़ा लेकिन आपने तो पढ़ा है ना, तो कम से कम आपका रिवाइज हो जाए, वेंटिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक जगह मिल जाए। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आगे भी आएंगे, चाहे सर्कुलर के हो चाहे रेगुलेशन के हो, सब कुछ यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। ओके, स्टैंडिंग ऑर्डर इन इवेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाएगा भाई बताओ? स्टैंडिंग ऑर्डर कौन बनाएगा? मैनेजर बनाएगा, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, द मैनेजर ऑफ एवरी माइन, मैनेजर जो हर एक खदान का है वो क्या करेगा, जो भी इंस्टॉल करने के पहले क्या करेगा, वो 30 डेज पहले, 30 दिन पहले, अगर आप कोई मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बैठा रहे हैं ऑक्सिलरी फैन के अलावा, ऑक्सिलरी फैन के लिए बात नहीं हो रही, जैसे बूस्टर फैन आप बैठा रहे हैं या एग्जॉस्ट फैन जो बाहर में आप बड़ा सा जो पंखा बैठाएंगे, उसके पहले 30 दिन पहले आप रीजनल इंस्पेक्टर को स्टैंडिंग ऑर्डर भेजेंगे। सर्कुलर 53/1973 में आपको जूम करना है, 53/1973 में आपको फैन के स्टॉपेज के लिए क्या क्या स्टैंडिंग ऑर्डर है वो आपको दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? क्या क्या समझ में आया? 30 दिन पहले कोई भी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बैठाएगा, ऑक्सिलरी फैन को छोड़ के, ध्यान रहे, ऑक्सिलरी फैन को छोड़ के बाकी जो भी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बैठाएगा उसको उसके 30 दिन पहले वो रीजनल इंस्पेक्टर को क्या भेजेगा? स्टैंडिंग ऑर्डर भेजेगा 30 दिन पहले। ठीक है, अभी ध्यान दो, स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। सारे स्टैंडिंग ऑर्डर मैनेजर बनाते हैं क्या? इसका तो मैनेजर बनाता है, हाँ सारे स्टैंडिंग ऑर्डर मैनेजर बनाते हैं। ओके, सारे स्टैंडिंग ऑर्डर आपके मैनेजर ही बनाते हैं, जो कुछ भी रहेगा। वही ना पूछा था जी? नहीं चेंज हो रहा है भाई साहब। चलो आगे बढ़े, इधर देखिए, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं कि अगर आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बंद हो जाए, रेगुलेशन में नहीं है ये, सर्कुलर से लाया गया है, फैन अटेंडेंस शैल नॉट स्टॉप, देखो काम का ही चीज देखते हैं, फैन अटेंडेंस शैल नॉट स्टॉप द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर एक्सेप्ट ऑन रिटन अथॉरिटी ऑफ मैनेजर और ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ। जो आपका कौन है, फैन अटेंडेंट है, किसी भी कंडीशन में मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को बंद नहीं करेगा जब तक का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ना मिले। किसके द्वारा? मैनेजर ने जिस भी पर्सन को इस काम के लिए सौंपा है उससे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ना मिले। काम का ये है, एक्सेप्ट फ्रॉम सच इलेक्ट्रिक करंट शैल बी कट ऑफ फ्रॉम ऑल apparatus बिलो ग्राउंड एक्सक्लूडिंग ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉल्ड बिलो ग्राउंड।
except from such apparatus as is situated in main intake or at the distance greater than 270 मीटर from nearest working place। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम कट ऑफ कर देंगे। कब? जब हमारा पंखा बंद हो जाए, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बंद हो जाए, तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट है उसको बंद कर देंगे। खदान के अंदर में जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई आप दे रहे हैं उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, कुछ चीजों को छोड़ के। जैसे आपका ऑक्सिलरी फैन है उसको आप बंद नहीं करेंगे। अगर खदान के अंदर में आप ऑक्सिलरी फैन यूज कर रहे हैं तो उसको बंद नहीं करेंगे। दूसरा, वो सारे एपरेटस जो आप मेन इनटेक एयरवे में यूज कर रहे हैं, मेन इनटेक एयरवे में अगर कुछ एपरेटस यूज कर रहे हैं उसको बंद नहीं करेंगे। तीसरा, वर्किंग प्लेस के 270 मीटर के डिस्टेंस से ज्यादा है। बेसिकली आपको वर्किंग प्लेस को बचाना है, तो जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट वर्किंग प्लेस के 270 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे है, उन तीनों चारों इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट का आप इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर देंगे। किस केस में? जब आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बंद हो जाए। तीसरा, विड्रॉल ऑफ ऑल पर्सन प्रेजेंट बिलो ग्राउंड फ्रॉम वर्किंग प्लेस टू द नियरेस्ट मेन इनटेक। जो भी पर्सन खदान के अंदर में काम कर रहा है, जैसे पंखा बंद हुआ, बहुत काम का चीज है, ध्यान दीजिएगा, खदान में जनरली यूज होते रहता है, पंखा तो बंद हो ही जाता है ना जी, इलेक्ट्रिसिटी तो बाहर से कनेक्टेड है। तो ये काम का है कि अगर आपका पंखा बंद हो जाए तो जितने भी पर्सन वहां पे काम कर रहा है उसको आप पास में जो भी इनटेक है वहां पे ले जाएंगे, या फिर जो वर्किंग प्लेस है उससे 270 मीटर दूर पे कहीं पे ले जाएंगे। या तो जो भी नजदीक में इंटेक पड़ रहा है वहां पे ले जाओ, या फिर इंटेक आसपास में ना है तो वर्किंग प्लेस के 270 मीटर दूर तक ले जाओ। इफ वेंटिलेटर इज रीस्टार्टेड, अगर आपका वेंटिलेटर रीस्टार्ट होता है, दोबारा स्टार्ट होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के अंदर में दोबारा स्टार्ट हो जाता है कहीं पे, लेकिन कभी भी नहीं लेके जाता है। अच्छा, लेके नहीं जाता है, ठीक है यार, अब रेगुलेशन तो बोलता है ना, नहीं जाता उसको छोड़ दो, ठीक है। लेके जाते हैं, थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं कि धुआं वुआं भर रहा है फेस में, तब लेके जाते हैं जब एक्सट्रीम कंडीशन पहुंच जाते हैं। 1 घंटा वंटा तो फॉलो नहीं होता है, लेकिन ठीक है, रेगुलेशन जो बोलता है उस पर बात करेंगे, आपके एग्जाम में इसी पर बात होगी। इफ वेंटिलेटर इज रीस्टार्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर, जब आपका वेंटिलेटर 1 घंटे के अंदर में रीस्टार्ट हो जाए तो ऑल वर्किंग प्लेसेस शैल बी एग्जामिन्ड बाय ओवरमैन और कंपिटेंट पर्सन। अगर ये तो सारा बात हुआ जब 1 घंटे के, मतलब जो भी, अगर आपका पंखा 1 घंटे के अंदर अंदर रीस्टार्ट हो जाए, 3-4 चीजें हैं यार, देखो, एक तो बंद हुआ, तो आपने इलेक्ट्रिक करंट को बंद करा, किन किन चीजों में और किन किन चीजों का, उस पर। दूसरा, पर्सन को विड्रॉ किया, उसके लिए कंडीशन। तीसरा, 1 घंटे के अंदर में अगर आपका पंखा चालू हो जाए तब क्या क्या चीजें आप करेंगे, और 1 घंटे के बाद में अगर चालू हो तब क्या क्या चीज करेंगे। ये 4 चीजों पर बेसिकली फोकस्ड है। तो अगर 1 घंटे के अंदर में चालू हो जाए तो कौन? ओवरमैन या कंपिटेंट पर्सन। जो भी कंपिटेंट पर्सन मतलब क्या हुआ कि मैनेजर जिस व्यक्ति को इस काम के लिए अपॉइंट किया वो क्या हो गया? कंपिटेंट पर्सन हो गया। तो वो दोनों में से कोई भी क्या करेगा? चेक करेगा इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस, ठीक है। एंड इफ मतलब बेसिकली एग्जामिन करेगा जो भी वर्किंग प्लेस है, अगर वो पा जाता है कि इनफ्लेमेबल गैस या नॉक्सियस गैस कहीं पे है। क्या हो गया जी? जबरदस्ती बजा ले रहे हैं, चलो ऐसा है क्या? ठीक है, तो इनफ्लेमेबल या नॉक्सियस गैस इन सेफ कंडीशन पर्सन्स में बी अलाउड टू प्रोसीड टू देयर रिस्पेक्टिव वर्किंग एरिया। एक तो एग्जामिन किया, एग्जामिन करने पे पाया कि सारा चीज नॉर्मल है, सेफ कंडीशन में है, जो भी गैस है वो खतरनाक स्थिति में नहीं है, तो सबको अपने काम में वापस से लगने बोल देगा 1 घंटे के अंदर में अगर आपका पंखा चालू हो जाए। लेकिन वेंटिलेटर हैज नॉट बीन रीस्टार्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर, अगर आपका पंखा बंद होने के 1 घंटे के अंदर अंदर में चालू नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? सारे पर्सन को विड्रॉ कर लेंगे बिलो ग्राउंड से। जो भी अंदर में खदान में काम करने वाले सारे पर्सन को क्या करेंगे? बाहर ही निकाल लेंगे। फिर ये सारा बात नहीं बचा कि वर्किंग प्लेस के 270 मीटर में, आपको ऑप्शन में ऐसे ही देगा कि अगर आपका पंखा 1 घंटे के अंदर अंदर चालू नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? सारे पर्सन को इंटेक पे ले जाएंगे, सारे पर्सन को वर्किंग प्लेस के 270 मीटर पे रख लेंगे, सारे पर्सन को खदान से बाहर निकाल देंगे। ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको बना के दे सकता है। तो हर एक चीज का अलग अलग है। बंद होते साथ में आपको सबसे पहला काम उनको इंटेक में लेके जाना है या वर्किंग प्लेस से 270 मीटर दूर में लेके जाना है, बंद होते साथ में किया जाने वाला काम। अगर वो चालू, जो आपका पंखा है वो 1 घंटे के अंदर अंदर में चालू हो जाता है,
चालू हो जाता है, तब क्या करेंगे, जो आपका ओवरमैन या कॉम्पिटेंट पर्सन है गैस की जांच करेगा। गैस अगर परमिसिबल लिमिट में, सेफ लिमिट में है तो सबको काम करने दे देगा। 1 घंटे के अंदर में चालू नहीं हुआ तब क्या करना है, 1 घंटे के अंदर में चालू नहीं हुआ तो सबको भाई चलो निकलो बाहर, खतरा है, सबको बाहर निकालेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं व्हेन वेंटिलेटर हैज बीन रीस्टार्टेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 hour from the time of its stoppage, all working places in the mine shall be re-examined by an overman or competent person. लास्ट चीज क्या है, एक तो ये हमने बाहर निकाल लिया, जब 1 घंटे के बाद में दोबारा चालू हो जाएगा, खदान से सारा बाहर निकल गया, आदमी लोग बाहर निकल गया। लेकिन अगर 1 घंटे बाद में दोबारा, हमको तो खदान तो हमारा 8 घंटे का है ना जी, खदान तो दोबारा चालू करना ही है। तो जब दोबारा चालू करना रहेगा तो क्या होगा, 1 घंटे के बाद में दोबारा से हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे गैस का। कौन करेगा गैस का चेक, आपका जो भी मतलब माइन का बेसिकली आप एग्जामिन करेंगे, ओवरमैन या कॉम्पिटेंट पर्सन उसका एग्जामिनेशन करेगा। चलो आगे देखते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर इन केस ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर स्पेसिफाई टू, क्या स्पेसिफाई द एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ, स्टैंडिंग ऑर्डर इन द केस ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर द एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ, किस इवेंट में, स्टॉपेज ऑफ वेंटिलेटर। अगर आपका पंखा बंद हो जाए उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कोई सभी एक्शन जो है वो लेंगे। ठीक है, लो आगे देखते हैं, इसको देखिए ध्यान से कीजिए। अकॉर्डिंग टू डीजीएमएस सर्कुलर मिनिमम थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग शुड बी, डीजीएमएस सर्कुलर के हिसाब से, डीजीएमएस सर्कुलर के हिसाब से वेंटिलेशन स्टॉपिंग का मिनिमम थिकनेस कितना होगा, 25 25 25 बता रहे हैं भाई साहब। 25 और 15 जो था वो रेगुलेशन के हिसाब से था, रेगुलेशन के हिसाब से था। ठीक है, इसमें क्लियर कट लिख दिया है कि सर्कुलर के हिसाब से क्या होगा, तो वो होगा 38 सेंटीमीटर। कोई पूछ भी रहा था बार बार कि सर 38 कब होता है, तो डीजे में सर्कुलर में लिखा हुआ है। कौन से सर्कुलर में, 42/1964 में। नहीं लाया क्या, चलो क्लास में तो बताया ही था। ठीक है, एज पर रेगुलेशन 25, हाँ एज पर रेगुलेशन 25, उस रेगुलेशन में भी दो चीजें हैं, एक है आपका 25 और एक है आपका 15। 25 कब, जब आप सिंपल कंक्रीट और ब्रिक यूज करेंगे। 15 कब, रेनफोर्समेंट यूज करेंगे, सरिया वगैरह यूज करेंगे, तो वैसे में 15 में भी आपका काम चले जाएगा। एक और स्टॉपिंग होता है, वो कितना मीटर का होता है, आइसोलेशन क्या एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग, वो होता है आपका 1 मीटर प्लस 4.5 मीटर प्लस 1 मीटर। ये 4.5 मीटर क्या है, इनकम्बस्टिबल मटेरियल, कंबस्टिबल मटेरियल। 1 मीटर का आपका स्टॉपिंग बनेगा, 4.5 मीटर का गैप रहेगा और 1 मीटर का वापस से आप स्टॉपिंग जो भी बनाएंगे, बीच में 4.5 मीटर का गैप बनाकर उसमें इनकम्बस्टिबल मटेरियल डालेंगे। ठीक है जी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट शैल बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर एट मैक्सिमम स्पैन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस इन 3rd डिग्री ऑफ गैसेस सीम। हाँ टोटल 6.5 मीटर हो गया। ठीक है, चलो हाँ इसमें बताओ 75 मीटर। चलो इसको अच्छे से देख लेते हैं, इसको अच्छे से देख लेते हैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी है कुछ कुछ, वैसे क्लास में तो मैंने बताया था। देखो क्या बोला है, 3rd डिग्री बोला था और लॉन्ग वॉल फेस पे, लॉन्ग वॉल फेस के मैक्सिमम स्पैन पे बोला था, लॉन्ग वॉल फेस के मैक्सिमम स्पैन पे बोला था, तो कितना होगा, 75 मीटर होगा, 75 मीटर होगा। इसको शॉर्ट में याद रखते हैं, शॉर्ट में याद रखते हैं। देखिए एक तो हुआ कि 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्री, 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्री, 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्री। इमीडिएट आउटवे ऑफ वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस, जो आपके फेस के तुरंत बाद में कितना रहेगा, 30। ये तो सबको याद रहता है, 1st 2nd 3rd डिग्री आपके वेंटिलेशन कनेक्शन के तुरंत बाद में कितना रहेगा, 30 जो है मीटर पर मिनट रहेगा। यूनिट भी याद रखिएगा, यूनिट में कंफ्यूज नहीं होने का है, मीटर पर मिनट, ये तो याद रहेगा। दिक्कत कहां पे होता है, बाकी सबको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, आसान तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। एक है आपका 4.5 मीटर, एक है आपका 7.5 मीटर और दूसरा है आपका लॉन्ग वॉल फेस, लॉन्ग वॉल फेस के मैक्सिमम स्पैन, जो भी लॉन्ग वॉल फेस ऐसे याद रख लीजिए, 4.5 मीटर 7.5 मीटर लॉन्ग वॉल फेस। तो 4.5 मीटर पे कितना है, 30। 4.5 मीटर पे कितना है, 30 है। 7.5 मीटर पे कितना है, 15 है और लॉन्ग वॉल फेस पे कितना है, 60 है। ठीक है, तो देखो 30 है,
15 है और 60 है। लॉन्ग वॉल पे कितना है, सबसे ज्यादा है, और 4.5 मीटर पे 30 है। बेसिकली आपका फेस से 4. ऐसा याद रख लीजिए, फेस से 4.5 मीटर, लाइन वाइन को याद मत रखिए, जस्ट ऐसे याद रख लीजिए। फेस से 4.5 मीटर पे कितना, 30 मीटर। जो डक्ट है उसके 7.5 मीटर दूर पे कितना, 15। लॉन्ग वॉल के मैक्सिमम स्पैन पे 60। ठीक है, ये कब, जब आपका फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री रहेगा। ध्यान रहे, कंफ्यूजन यहीं पे होता है, आदमी इसको फर्स्ट डिग्री का मान लेता है और सेकंड थर्ड के लिए इस वाले कंडीशन को मान लेता है। तो नहीं, पहला वाला जो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों डिग्री के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थर्ड डिग्री में क्या होगा, 2-3 बार ऐसा लिखेंगे ना, आराम से याद रहेगा। थर्ड डिग्री में क्या होगा, इसमें आप 15 प्लस कर दीजिए, इसमें आप 10 प्लस कर दीजिए, इसमें भी आप 15 प्लस कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 45, ये हो गया आपका 25, और ये हो गया आपका 75। तो ये थर्ड डिग्री के लिए हो गया। थर्ड डिग्री में वही सारी जगह 4.5 मीटर, 7.5 मीटर लॉन्ग वॉल फेस के जो मैक्सिमम स्पैन है उसमें। तो 30 का हो गया 45, 15 का हो गया 25 और 60 का हो गया 75। ठीक है, रेड यूज कीजिए, नहीं दिख रहा है क्या जी? चलो कोई बात नहीं, बोल भी तो रहा हूं यार चिल्ला चिल्ला के। चलो ठीक है, तो अभी आगे हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था हमको, क्वेश्चन में हमको पूछा था, किधर गया, ये थर्ड डिग्री बोला था और मैक्सिमम स्पैन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस बोला था। तो थर्ड डिग्री मैक्सिमम स्पैन सबसे ज्यादा कहीं पे है तो यहीं पे है थर्ड डिग्री, और लॉन्ग वॉल फेस के मैक्सिमम स्पैन पे, तो वो है 75। ठीक है जी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखते हैं क्या बोला है, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एयर इन वेंटिलेशन शाफ्ट वेयर मेन वाइंडिंग इज नॉट कैरिड आउट। एक और मैंने आपको सर्कुलर का बताया था, ये वाला बताया था। ठीक है, ये वाले में क्या बताया था कि एक जो आपके रेगुलेशन में दिया है वो तो ठीक है, लेकिन सर्कुलर 42/1974 में भी आपको वेंटिलेशन के रिगार्डिंग दिया हुआ है अलग अलग जगह पे। इसको भी मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था, 15, 12, 8, 6, 4। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, 15, 12, ये डेटा तो याद रहता है, कौन सा डेटा किस कंडीशन में यूज होता है, यहां पे कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले वाले में क्या हो रहा है, आपका शाफ्ट जिसमें, ठीक है, वाइंडिंग इक्विपमेंट इन फैंड्रेड नॉट प्रोवाइडेड विद, ठीक है, वेंटिलेशन शाफ्ट, बस ये शाफ्ट को याद रखिए, बाकी सबको भूल जाइए। शाफ्ट, ठीक है, सब में शाफ्ट की बात हो रही है, इसमें भी फिर दिक्कत है। ठीक है, शाफ्ट की बात हो रही है, तो पहला वाला कंडीशन क्या है, जहां पे आपका कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, वाइंडिंग वगैरह का कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो वहां पे कितना है, 15, सबसे ज्यादा उसी में है। वेंटिलेशन शाफ्ट जहां पे आपका वाइंडिंग इक्विपमेंट वगैरह तो है, लेकिन वहां पे मेन वाइंडिंग नहीं होता, पर्सन आना जाना नहीं करते, सेकंड कंडीशन। थर्ड वाले में जहां पे वाइंडिंग इक्विपमेंट भी है, पर्सन आना जाना भी करता है, उस कंडीशन में कितना होगा, ये थर्ड हो गया, जहां पे मेन वाइंडिंग भी होता है, मेन होस्टिंग होता है, या हॉलेज रोड वगैरह है। तीसरा क्या है, जो भी दूसरे रोडवेज है वाइंडिंग के अलावा, या जहां पे पर्सन आना जाना करता है उसके अलावा जो दूसरा रोडवे है। तीसरा जो कन्वेयर रोड है, ठीक है, जो कन्वेयर रोड है या लोडिंग पॉइंट है, ट्रांसफर पॉइंट है। फिर वर्किंग फेस इन डेवलप्ड और डिप्लेरिंग और स्टॉपिंग एरिया इंक्लूडिंग लॉन्ग वॉल फेसेस। वर्किंग फेस जहां पे बेसिकली जो कि क्या है, डेवलपिंग स्टेज में है या डिप्लेरिंग स्टेज में है, या फिर स्टॉपिंग एरिया इंक्लूडिंग जहां पे काम नहीं भी हो रहा है। ठीक है, स्टॉपिंग एरिया मतलब लॉन्ग वॉल फेस का जो स्टॉपिंग एरिया है। ठीक है, नीचे के पॉइंट को थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन उटपटांग है तो वो भी आपको क्लिक हो, 1-2 बार पढ़ेंगे, मुझे लगता है आपको तो 4 ऑप्शन देखना है ना, याद तो कुछ करना नहीं है। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, हाँ इसका यूनिट मीटर पर सेकंड लिखा है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, मैक्सिमम की बात हो रही है। ठीक है, क्या समझ में आया, एक वाइंडिंग शाफ्ट जहां पे कुछ काम नहीं हो रहा है, खाली है वो। दूसरा जहां पे आपका क्या है ना, दूसरा जहां पे आपका इक्विपमेंट वगैरह तो है लेकिन आदमी आना जाना नहीं कर रहा है। तीसरा जहां पे इक्विपमेंट भी है, आदमी भी आना जाना कर रहा है। तीसरा रोडवे, अदर रोडवे जो वाइंडिंग शाफ्ट के अलावा जो दूसरा रोडवे है। तीसरा जो आपका इन सारी चीजों के अलावा बाकी आपका जो लोडिंग पॉइंट है, ट्रांसफर पॉइंट है, कन्वेयर बेल्ट जहां पे बैठा है, उन सारे पे क्या होगा। तीसरा चीज वर्किंग फेज जहां पे डेवलपिंग या डिप्लेरिंग है हो रहा है, या फिर जो लॉन्ग वॉल फेज का जो स्टॉपिंग जहां पे है वहां पे कितना होगा। बाकी ये सारा डेटा तो आपको याद रहेगा ही, याद नहीं भी रहेगा तो 4 ऑप्शन में से देख के तो आप क्लिक कर ही लेंगे आराम से। 15 है, फिर 12, 8, 6, 4, 4। क्या हो रहा है, जब कुछ ना था तो 15, एक आध चीज बढ़ा तो 12, फिर कुछ चीज बढ़ा तो 8, ऐसा कम होते जा रहा है। ठीक है, चल अभी देखते हैं
ये वाला क्वेश्चन क्या बोला था, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एयर इन द, ये बताया था मैंने क्लास में भी बताया था, अभी दोबारा से चीजें रिवाइज हो रही है। वेंटिलेशन शाफ्ट वेयर मेन वाइंडिंग इज नॉट कैरिड आउट, वेंटिलेशन शाफ्ट जहां पे आप मेन वाइंडिंग नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट केस क्या था, जहां पे सिर्फ वेंटिलेशन शाफ्ट था, तो क्या था वहां पे 15 था, जहां पे इक्विपमेंट था ना कुछ था। दूसरा केस क्या था, जहां पे वेंटिलेशन शाफ्ट था, जहां पे इक्विपमेंट वगैरह तो था, लेकिन पर्सन का आना जाना नहीं था। वही बात बोला है, मेन वाइंडिंग इज नॉट कैरिड आउट, जहां पे आप पर्सन का आना जाना नहीं है। तो उसमें कितना था, 12 था, और यही वाला कंडीशन यहां पे फिट बैठता है। ठीक है, तो 12 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रहे। ओके, चलो अगला देखते हैं। लोकल मीथेन डिटेक्टर के रिगार्डिंग हमारा सर्कुलर 14/19 2009 जो है वो क्या बोलता है। तो इसको लोकल मीथेन डिटेक्टर को देख लेते हैं, पूछा जा सकता है। वेंटिलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा एलएमडी। ठीक है, तो देखो, एक तो जो हमारा आंसर है, मिनिमम लाइफ ऑफ सेंसर यूज्ड इन एलएमडी सेल बी एटलीस्ट 3 ईयर। जो सेंसर यूज होगा उसका मिनिमम लाइफ कम से कम 3 साल होना चाहिए। बाकी सारा चीजों को भी देख लेते हैं। लोकल मीथेन डिटेक्टर आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन अंडरग्राउंड कोल माइन फॉर मॉनिटरिंग द मैक ऑफ इम्फ्लेमेबल गैस एंड फॉर इमिटिंग mitigating measures well in advance before concentration assume dangerous proportion। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यू आर ग्रेट सर, ऐसा किस बात के लिए ग्रेट भाई? चलो, हाँ अभी दिख रहा है, मेरे ख्याल से अभी जूम हो गया है, सही सलामत दिखना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली खदान के अंदर में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए कि हमारा जो इम्फ्लेमेबल गैस है वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा ना चला जाए, डेंजरस लिमिट में ना चला जाए, कि उसके लिए हम एलएमडी को हम इंस्टॉल करते हैं अंडरग्राउंड कोल माइन के अंदर में। ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करता है, पर्सन का ले जाने की जरूरत नहीं रहती, इसमें सेंसर लगा रहता है, वो सेंसर अपने आप जो भी है आपके मिथेन अगर है तो उसको बता देता है। ठीक है, चलो इधर देखिए, वेरियस कंपोनेंट विच मेक एलएमडी। जो एलएमडी है उसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट रहता है। सबसे पहला तो मिथेन सेंसर यूनिट, की जो मिथेन सेंसर यूनिट है, मिथेन का जो भी सेंस करता है, बताता है कितना % मिथेन है, वो सारे को बताएगा। सेकंड है एफएलपी हाउसिंग, फ्लेम प्रूफ हाउसिंग रहेगा, उसका पैकिंग ऐसा रहेगा कि फ्लेम प्रूफ रहेगा, कि अंदर में छोटा मोटा एक्सप्लोजन भी हो जाए कि बाहर के एनवायरनमेंट को वो इफेक्ट ना कर सके। ठीक है, चलो ऑडियो विजुअल अलार्म यूनिट, ऑडियो विजुअल अलार्म रहेगा कि अगर मीथेन जो परमिसेबल लिमिट, जो हम उसमें क्या सेट करके रखेंगे, परमिसेबल लिमिट नहीं एक्चुअली, उसमें जो सेट करके हम रखेंगे वो लिमिट से अगर एक्सीड करे तो अपने आप ऑडियो विजुअल इंडिकेशन देने लग जाए, दिखने लगे, हो सके लाइट ब्लिंक करे या उसमें से आवाज आने लगे, ऑडियो विजुअल अलार्म यूनिट उसमें रहेगा। ठीक है जी बात। अब आते हैं डिफाइंड पैरामीटर्स। द डिफाइंड पैरामीटर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द सेंसर ऑफ, बेसिकली लाइफ को बताया है। इसमें काम का चीज क्या है, एक तो ठीक है 3 साल तो बता दिया हमने। ये देखिए, सेंसर सेल ऑपरेट सेटिस्फैक्टरली एट टेम्परेचर अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। सेंसर जो रहेगा वो अच्छे से काम करेगा, कितने डिग्री टेम्परेचर तक, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक सेंसर जो है वो बढ़िया से काम करता है। दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी तक अच्छे से काम करता है। देवेंद्र सर पढ़ाए, चलो अच्छी बात, यही गड़बड़ हो रहा है हम लोगों के साथ, कि सेम सेम चीजें 2 बार हो जा रहा है अलग अलग फैकल्टी होने से। कोई बात नहीं, रिवीजन हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि हमको बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी है, काम का ही चीज है। प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एलएमडी, एलएमडी को हम कहां पे इंस्टॉल करेंगे? एलएमडी को हम इंस्टॉल करेंगे मेन डिस्ट्रिक्ट वेंटिलेशन, installed in the main district ventilation return airway of the district as close as practically possible to well supported roof as may facilitate clear obstruction of display unit। ठीक है, तो बेसिकली आप कहां पे यूज कर रहे हैं, जो मेन डिस्ट्रिक्ट वेंटिलेशन रिटर्न एयरवे है वहां पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं। कोई बहुत खास काम का नहीं, कहां पे इंस्टॉल करेंगे ये याद रखिए, बाकी रूफ सपोर्टेड रहे, क्लियर कट आपको उसका डिस्प्ले दिखे, ये सारा बात आपको बताया गया है। ठीक है, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग,
चलो आगे बढ़ते हैं, काम का नहीं है, इलेक्ट्रिकल वाले नहीं है भाई साहब जो हमको इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाए। यहां पे आते हैं, ठीक है, द मिनिमम रिक्वायर्ड पावर पैक जरूरत नहीं है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन ये काम का है, ठीक है। इसमें दो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब दो अलग अलग है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर एंड अदर कंपोनेंट, जो आपका सेंसर है और जो दूसरे कंपोनेंट है उसका कैलिब्रेशन आप कितने टाइम में करेंगे उसको ध्यान से देखते हैं। द मैक्सिमम इंटरवल ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर shall not exceed 3 मंथ। 3 महीने से ज्यादा जो है एक्सीड नहीं करेगा कैलिब्रेशन का जो ड्यूरेशन है। दूसरा, अल्टरनेटिंग बिटवीन OEM ऑर्डिनरी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ऑर्डिनरी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिंग की बात हो रहा है, मतलब एक तो ये करेगा, ठीक है, और दूसरा जो यूजर है, ठीक है। तो दोनों बेसिकली अल्टरनेट जो भी कैलिब्रेशन करेगा या उसका एग्जामिनेशन करेगा। ध्यान दीजिए, एक क्या समझ में आया आपको, 3 महीना समझ में आया। दूसरा, द टाइप ऑफ बैकअप एंड सर्विस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर अपकीप ऑफ द सिस्टम विद रिलायबिलिटी। OEM एग्जामिन LMD इन टोटली एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ। क्या समझ में आया, हम क्या कर रहे हैं, सेंसर जो है उसका कैलिब्रेशन कर रहे हैं, ओरिजिनल बता रहा है कोई, ठीक है, हाँ, सेंसर जो है उसका कैलिब्रेशन कर रहे हैं 3 महीने में। बाकी जो हमारा LMD है उसका पूरी तरह से एग्जामिनेशन जो हो रहा है किसके द्वारा, OEM, जो आपका ऑर्डिनरी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, क्या ओरिजिनल बता रहा हूं, हो सकता है ओरिजिनल होगा यार, मुझे सर लोग से बात करो तो ऑर्डिनरी बताए, ठीक है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है। तो जो आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो LMD का पूरी तरह से जो भी उसका एग्जामिनेशन करेगा कितने महीने में, 6 महीने में। कितने महीने में, 6 महीने में। सेंसर का 3 महीने में, LMD का पूरा एग्जामिनेशन होगा OEM द्वारा, वो 6 महीने में। 2 डेटा याद रखिएगा, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। OEM shall examine local methane detector totally at least once in 6 month। देख चुके हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। What shall be the minimum velocity of air at 4.5 meter from face in the intake side of Bratiss in second degree mine। 4.5 मीटर, 4.5 मीटर क्या बताया था मैंने, एक 4.5 मीटर हुआ, एक 7.5 मीटर हुआ, एक लॉन्ग वॉल फेस हुआ, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री। 4.5 मीटर पे 30 था, यहाँ पे 15 था, और यहाँ पे कितना था, 60 था, ठीक है। थर्ड डिग्री पे क्या था, 30 में 15 जोड़े 45 हो गया, 15 में 10 जोड़े 25 हो गया, 60 में 15 जोड़े 75 हो गया। अब बोला क्या है, 4.5 मीटर बोला है, किस में, सेकंड डिग्री में बोला है। 30 पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है जी। बात कोई 75 बता रहा है यार, अच्छा वो चीज बता रहा था, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होगा याद रखने का, लेकिन याद रखिएगा जरूर, ओके। अगला देखते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर को हम यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब को किस लिए यूज करते हैं, स्टैटिक प्रेशर को के मेजरमेंट के लिए हम पिटॉट ट्यूब को यूज करते हैं। स्टैटिक प्रेशर के मेजरमेंट के लिए पिटॉट ट्यूब यूज करते हैं। सबको डायरेक्ट याद रखिए, पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन सबसे। चलो मोटी कॉलम को समझते हैं। मोटी कॉलम नहीं बताया गया था क्लास में, इस क्वेश्चंस के माध्यम से हम मोटी कॉलम को समझते हैं, होता क्या है और आप निकालेंगे कैसे, ठीक है। कितना टाइम हो गया जी, 44 मिनट। चलो स्पीड ठीक चल रहा है हमारा, कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे लग रहा है 35-40 क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। चलो देखो मोटी कॉलम क्या चीज है, ध्यान दीजिए। मोटी कॉलम, द प्रेशर ड्यू टू नेचुरल वेंटिलेशन में बी एक्सप्रेस्ड इन मीटर। बेसिकली जो आपका नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर था, अगर इस नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर को अगर मैं मिनट में एक्सप्रेस करूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा, मिनट बोला क्या जी, मीटर में एक्सप्रेस करूं। जो आपका एनवीपी नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर है उसको अगर मैं मीटर में एक्सप्रेस करूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मोटिव कॉलम बोलूंगा। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर मैं नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर को मीटर में एक्सप्रेस करूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा, मोटिव कॉलम बोलूंगा। कैसे निकालेंगे सर,
कैसे निकालेंगे सर? तो ध्यान दीजिएगा, याद रखने का तरीका। प्रेशर क्या होता है, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। ऐसा कुछ पढ़ा है कभी बचपन में? ठीक है, डिप्लोमा वाले हो सकता है थोड़ा, डिप्लोमा वाले भी तो पढ़ते ही यार, 10th 11 में पढ़े ही हो। ठीक है, तो रो जी एच पढ़ते थे, बस यहीं पे जो रो जी एच है उसको रिप्लेस कर दीजिए रो डी से, डेंसिटी ऑफ डाउन का शाफ्ट। ये भी डेंसिटी ही है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, लेकिन यहां पे आप इसको रिप्लेस कर दीजिए डेंसिटी ऑफ डाउन का शाफ्ट। जी तो जी ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच जो है ना वो मोटिव कॉलम है, एच जो है वो मोटिव कॉलम है। ये जो पी जो है प्रेशर, उसको आप एनवीपी से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर निकालना है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? दिख रहा है, रेड कलर तो दिखता ही है सबको, कुछ कुछ याद आ रहा है। ठीक है, नहीं भी याद आ रहा तो याद रख लीजिए। एनवीपी क्या होगा, बेसिकली प्रेशर का जो होता है रो जी एच, ये सबको पता होता है, तो वहां से बेसिकली ऐसे करके आप देख सकते हैं कि एनवीपी अगर आपको निकालना है रो डी जी एच। ठीक है, अगर आपको यहां से एच निकालना है, मोटिव कॉलम निकालना है, तो एनवीपी डिवाइडेड बाय एनवीपी नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर डिवाइडेड बाय आपका रो डी और जी, ये आपका मोटिव कॉलम का फॉर्मूला हुआ। अब होता क्या है कि आपका जो H होता है, एक्चुअली जो आपका एनवीपी है, आगे एनवीपी को बताया हूं क्या जी? नहीं बताया हूं, नहीं बताया। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में था सर, चलो अच्छा है। ठीक है, डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। देखो एनवीपी क्या होता है, एनवीपी इसका फॉर्मूला डिराइव करके मैं बताता हूं, गेट की क्लास में आपको डेरिवेशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिंपल होता क्या है, जी डी बी डिवाइडेड बाय 287.1 मल्टीप्लाइड बाय टी यू माइनस टी डी डिवाइडेड बाय टी यू टी डी मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 3। ये बेसिकली होता है एनवीपी का फॉर्मूला। एनवीपी का फॉर्मूला, जी क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डी क्या हुआ, डेप्थ ऑफ डाउन का शाफ्ट, बी क्या हुआ, बैरोमेट्रिक प्रेशर, टी यू टेम्परेचर ऑफ अप का शाफ्ट, टी डी टेम्परेचर ऑफ डाउन का शाफ्ट, ये सारा इसके पैरामीटर्स हुए। ठीक है, अब ये जो हमारा क्या आएगा, एनवीपी आ गया। ठीक है, फॉर्मूले में क्या था, ये आपका क्या है, दिख रहा है ना यार, छोटा तो नहीं दिख रहा है आपका? मोटिव कॉलम का फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू एनवीपी डिवाइडेड बाय रो डी जी, रो डी जी। अब ये रो डी क्या होता है, रो डी जो होता है आपका डेंसिटी ऑफ डाउन का शाफ्ट, इसका भी फॉर्मूला है बी डी मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 287.1 टी डी इंटू, ठीक है, हाँ ओके इतना ही है, बी डी, हाँ एक जी और आएगा। ओके, तो ये होता है आपका क्या, डाउन का शाफ्ट का डेंसिटी। मुझे निकालना है क्या, एच, एच निकालना है तो एनवीपी डिवाइडेड बाय रो डी जी, ये नहीं होता इतना, जी जी बाद में है। ठीक है, तो एनवीपी मुझे निकालना है, सॉरी क्या, मोटी कॉलम मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा, एनवीपी डिवाइडेड बाय रो डी जी कर दूंगा, तो मेरा बेसिकली जो फाइनल, आप करिएगा आराम से घर में बैठ के, जो फाइनल फॉर्मूला जो निकल के आएगा ना इसका, मोटिव कॉलम का, मोटिव कॉलम का जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये आएगा, टी यू माइनस टी डी डिवाइडेड बाई टी यू मल्टीप्लाइड बाई डी, टी यू माइनस टी डी डिवाइडेड बाई टी यू मल्टीप्लाइड बाई जी, जहां पे टी यू क्या है, टेम्परेचर ऑफ अप का शाफ्ट, टी डी क्या है, टेम्परेचर ऑफ डाउन का शाफ्ट, टी यू क्या है यहाँ पे, ठीक है, फिर वापस टेम्परेचर ऑफ डाउन का शाफ्ट हो गया, डेप्थ ऑफ आपका शाफ्ट आ गया। ठीक है जी बात, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको 4 ऑप्शन में डायरेक्ट देखने मिल जाए तो आपको अचंभित नहीं होना है, जैसा आपके एग्जाम का लेवल हो गया है, जिस तरह का आपके क्वेश्चन बनने लगे एग्जाम में, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि मोटिव कॉलम क्या है या मोटिव कॉलम इनमें से कौन सा है करके आपको 4 ऑप्शन में देखने मिल सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है जी बात, ओके। नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो ये बेसिकली इतना जो है वो नेचुरल वेंटिलेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर जो इस तरह से निकलता है, अगर आपको टेम्परेचर ऑफ आपका शाफ्ट पता है, डाउन का शाफ्ट पता है, डेप्थ पता है, तो आप नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर जो है निकाल सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट सपोज आपको क्या दिया, मोटिव कॉलम भी दिया है किसी क्वेश्चन में, मोटिव कॉलम आपको दिया है और नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, मोटिव कॉलम प्लस एयर डेंसिटी भी देगा, ये दोनों चीज अगर आपको दिया है और एनवीपी कैलकुलेट करने बोले तब भी आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, रो डी जी
रो जी एच, ठीक है, रो जी एच, रो आपका डेंसिटी लेट सपोज आपको जो भी दिया है, फिर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबको पता है 9.81 होता है, एच आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एनवीपी भी आप निकाल सकते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन है, आसान आसान से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ये कैलकुलेशन आपको करवा सकता है, जैसा आपके एग्जाम का पैटर्न हो गया है, जिस तरह का क्वेश्चन बन रहे हैं, हम अपडेटेड रहेंगे, बना तो बन जाए। चलो अभी देखो क्वेश्चन बनाओ फटाक से आप लोग, क्या बोला है, हाँ ये चीज ध्यान रखना, चलो बताते हैं क्या चीज ध्यान रखना। टेम्परेचर इन अप का शाफ्ट एंड डाउन का शाफ्ट आर 40 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। शाफ्ट इज 350 मीटर डीप, शाफ्ट क्या है 350 मीटर डीप है, मतलब शाफ्ट का डेप्थ 350 मीटर है। गलत हो गया क्या, ओहो हो, शाफ्ट का डेप्थ कितना है, अबे कैसे हो रहा है यार, शाफ्ट का डेप्थ 350 मीटर है, मोटी कॉलम निकालना है, इतने में कोई निकाल लिया क्या, निकाल लेते बड़ा अच्छा लगता है यार, ठीक है। मोटिव कॉलम फॉर्मूला आपको बताया था, टी यू माइनस टी डी डिवाइडेड बाय टी यू मल्टीप्लाइड बाय डी। ये मैंने मोटी कॉलम का फॉर्मूला आपको बताया, कैसे आया वो सारा बताया, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, टी यू जो है वो टेम्परेचर ऑफ आपका शाफ्ट है इन कैल्विन, इन कैल्विन, कैल्विन में है भाई साहब, कैल्विन में, हमको दिया किसमें, डिग्री सेल्सियस में। अगर डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, जो भी आपका डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो 273 प्लस कितना हो जाएगा 40, ये आपका टेम्परेचर ऑफ अप का शाफ्ट हो गया। टेम्परेचर ऑफ डाउन का शाफ्ट कितना हो जाएगा 273 प्लस 30, तो ये कितना हो गया 273 प्लस 30 मतलब आपका हो गया 303, और ये हो गया आपका 310। 14 आ रहा है सर, गड़बड़ कर रहे हो साहब लोग हैं, कैलकुलेशन नहीं आ रहा है क्या, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, चलो जो भी है देख लेते हैं, अभी तो सॉल्व ही करना है। टी यू आपका शाफ्ट 310 माइनस 303 डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय आपका शाफ्ट 310 मल्टीप्लाइड बाय 350, इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय 310 मल्टीप्लाइड बाय 350, तो ये एक बार गया, ये एक बार गया, वॉइस गया क्या 313, अच्छा तो 313 है, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड, हाँ ये घटा के बढ़िया ले आया, हाँ सुन लिया भाई, ठीक है, ये घटा के 10 तो ठीक है, ये 313, हाँ ठीक है, ये नीचे में 313 हो जाएगा, बेसिकली कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अभी भी आया था, हाँ ठीक है 350 डिवाइडेड बाय 313, अब ठीक है क्या, अब ठीक है 11.18 समथिंग आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट सुटेबल है 11, क्लियर है, बन जाएगा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, इसमें कोई ज्यादा मेहनत थोड़ी है, जहां मेहनत कम है कैलकुलेशन कम है, वो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए फिट बैठता है, तो वेंटिलेशन में अगर कोई न्यूमेरिकल और आ सकता है जो मैंने बताया था उसके अलावा, तो ये आ सकता है, बन जाएगा सबसे, फॉर्मूला ही याद रखना है सर, फॉर्मूला ही याद रखना है, टी यू माइनस टी डी डिवाइडेड बाय टी यू मल्टीप्लाइड बाय डी, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि ये जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में रखना है, बस केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते तब भी हो जाता, केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते तब भी हो जाता, देखो ऊपर में आता 10 और नीचे में आता केल्विन में नहीं कन्वर्ट करते तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 350, हाँ नहीं होता, नहीं होता, गड़बड़ हो जाता ना साहब, ये गया ये गया है ना, तो 350 डिवाइडेड बाय 40 वैल्यू गड़बड़ हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, 350 11 कैसे आएगा, 11 नहीं आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है भाई, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 4 ऑप्शन में टिक करना है, तो यही एक नजदीक में है, ठीक है, ऑप्शन में आपका यही दिया हुआ था, तो यही ना करेंगे जी, चलो आगे बढ़े, ओके बन जाएगा, चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, अगर इतना समझ में आया तो आपसे बनना चाहिए, द हाइट ऑफ मोटी कॉलम आपको कितना दिया है, एच कितना दिया है 12 मीटर,
डेंसिटी ऑफ एयर इन डाउन का शाफ्ट का डेंसिटी कितना दिया, 1.2 kg पर मीटर क्यूब दिया है। एनवीपी आपको निकालना है, बताइए। पॉइंट में आंसर आ जाता है सर, चेंज नहीं करेंगे तो। ठीक सर, कैलकुलेटर भी नहीं देते, टाइम मैनेज कैसे करें। ठीक है यार, प्रतीक मैं मान के चल रहा हूं कि क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हम प्रिकॉशनरी इसको सॉल्व कर रहे हैं। सीखने में क्या गड़बड़ है जी, मुश्किल से आपको कितना टाइम लगा, 10 से 15 सेकंड लगा। चीजें पता है तो आपसे बन जाएगा, नहीं पता तो बन भी नहीं करेगा, इसलिए करवा रहे हैं। तो कैलकुलेटर नहीं है तो देना तो नहीं चाहिए, न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता भी नहीं है, एक आ गया गलती से। चलो, आ रहा है लोगों का, बढ़िया है, ये समझ में भी आ रहा है। मैंने क्या बताया, रो डी जी एच, तो रो डी कितना है भाई साहब, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय जी, आप डायरेक्ट 10 रख लो अगर कैलकुलेशन में सुविधा चाहिए, 9.81 होता है, 10 रख लो। और एच कितना है, 12। अबे हाँ ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 12 गुणित 12, 12 गुणित 12, तो कितना हो जाएगा 14.4। पता है ना हमको 12 गुणित 12 कितना होता है, क्लियर है, मस्त है सर, ठीक लग रहा है, चलो अच्छा है, आगे देखते हैं। इधर देखो, व्हाट इज द वाटर गॉज रिक्वायर्ड टू पास 2000 मीटर क्यूब एयर पर मिनट थ्रू एन एयरवे ऑफ 3 क्रॉस 4.2 मीटर क्रॉस सेक्शन एंड 1.4 किलोमीटर लॉन्ग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयरवे इज 0.01 किलोमर्क। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयरवे इज 0.0। ये क्वेश्चन करवाने का मेरा उद्देश्य कुछ और ही था, तो क्वेश्चन करवाने के पहले उद्देश्य समझते हैं, देन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, समस्या कुछ नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा था बेसिकली एंकिंसन फॉर्मूला आप लोगों को, ठीक है। एंकिंसन फॉर्मूला छूटा हुआ था क्लास में, तो पहले वो अपन डिस्कस करते हैं। जगह है अपने पास, हाँ देखो, एंकिंसन फॉर्मूला जो था, जो एंकिंसन साइंटिस्ट है, उन्होंने भी 3-4 अलग अलग नियम दिए थे, ठीक है। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, के एस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ये एंकिंसन साहब बोलते हैं कि जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर यानी ये क्या हो गया आपका वेंटिलेशन प्रेशर, हाँ वेंटिलेशन प्रेशर ही बोलेंगे, वेंटिलेशन प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, के एस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए होता है। हमको क्या पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, वी ए होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, वी ए होता है। यानी हम यहां से बोल सकते हैं V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय ए। तो मैं अगर इसको यहां पे रख दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, P डिवाइडेड बाय के एस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का क्यूब, ये निकल के आ जाएगा। दोनों ही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। हो सकता है ये न्यूमेरिकल आपके में ना आए, इतना कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, 100% चांस है कि इतना कैलकुलेशन करवा भी नहीं करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता रहा हूं, ये चीज चाह रहा था। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे, इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनाएंगे कि आपको बोल सकता है कि जो वेंटिलेशन प्रेशर होता है वो वेलोसिटी के क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे ऐसा करके आपको नियम दे देगा। ये वाला चीज ध्यान मत रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बेसिकली जो एंकिंसन लॉ से आया वो यही आया है, यही आया है। इसमें सारी चीजों को एक बार लिख लेते हैं फटाफट। के क्या है, के क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन जो बताया, ये बेसिकली के का वैल्यू था, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हुआ के, ठीक है। एस क्या हुआ, एरिया ऑफ रबिंग सरफेस, एरिया ऑफ रबिंग सरफेस, एरिया ऑफ रबिंग सरफेस, एरिया ऑफ रबिंग सरफेस मतलब क्या हुआ, ये होता है पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ एयरवे, लेंथ ऑफ एयरवे, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ एयरवे। पेरीमीटर मतलब क्या हुआ, अगर आपका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो मैंने पहले बताया था h मल्टीप्लाइड बाय सॉरी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो आप पेरीमीटर समझते हैं ना, पेरीमीटर पेरीमीटर पेरीमीटर, अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है 2h + h, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो हाइट और विड्थ दोनों सेम रहेगा। अगर
आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो क्या होगा 2h प्लस डब्ल्यू। अगर आपका स्क्वायर सर्कुलर शेप में है, शाफ्ट है, तो क्या होगा 2 पाई आर या पाई डी। इतना आपको पता होना चाहिए और पता होगा मेरे ख्याल से। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर होता है। अगर मैं डी डायमीटर के टर्म में लिखूं तो पाई डी, 2 आर इज इक्वल टू हो गया डी। आयत का क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस विड्थ। स्क्वायर का क्या होता है पेरीमीटर 2 हाइट प्लस एच। बॉन्ड परिधि, हाँ पेरीमीटर परिधि, ठीक है। तो ये बेसिकली पेरीमीटर परिधि मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ जो भी आपका लेंथ है, जैसे इसमें दिया है आपको कितना है 1.8 मीटर लॉन्ग है आपका जो भी एयरवे है, ठीक है, तो वो पेरीमीटर हो गया। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका एस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा एस निकल जाएगा। ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एयरवे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एयरवे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एयरवे। ये मैंने बता चुका हूं क्वांटिटी कैलकुलेशन के टाइम पे। क्या क्या बताया था, अगर स्क्वायर शेप में है तो h मल्टीप्लाइड बाय h, रेक्टेंगल शेप में है तो h मल्टीप्लाइड बाय w, अगर सर्कुलर शेप में है तो पाई डी स्क्वायर बाय 4। एक्चुअली होता क्या है सर्कल का जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया को हिंदी में बताओ कोई फटाक से है जो भी है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर की जगह मैं डी को रख दूंगा डी बाई 2, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। हाँ बहुत कम चांस है संदीप, लेकिन इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो सामने वाला कहां से बना दे क्या जा रहा है, हम बैकअप लेके चल रहे हैं। तो 10-5 मिनट दे करके अगर चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती है तो अच्छा है ना जी, ठीक है। आपके सरदारी में पूछा था एक, जो कोई मुझे स्टोविंग वाला क्वेश्चन दिया था, वो एनसीएल का है, उससे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं बन सकता, वो गेट के लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। क्षेत्रफल, ओके क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया, तीन चीज, ये तीनों चीज हमको पता चल गया। के पता चल गया क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एस पेरीमीटर, और आपका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्वांटिटी और वेलोसिटी को सब जान रहे हैं। इसको फटाफट लिखना चाहे लिख लीजिए। अब फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे ठीक है, नहीं करना चाहे तो भी ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस लेवल का तो नहीं आएगा, ठीक है। P इज इक्वल टू के एस, क्वांटिटी दिया है, हाँ क्वांटिटी दिया है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का क्यूब। ये फॉर्मूला था बेसिकली, ये फॉर्मूला था। अभी देखो क्वांटिटी कितना दिया है, क्वांटिटी को आपको रखना है मीटर क्यूब पर सेकंड में रखना है, उसमें मिनट में दिया है 2000 डिवाइडेड बाय 60, 2000 डिवाइडेड बाय 60, ये गया एक बार, 6 कम 6 चंबर 6 थी 18, फिर 2 बचा 6 थी 18.33, 18 6 थी 18, हाँ ठीक है। तो मीटर क्यूब पर सेकंड, कुछ गलत होगा बताना यार, ठीक है। डिवाइड नहीं भी करते तो इतना क्यों करना, कटेगा ना आगे, ठीक है। तो 200 डिवाइडेड बाय 60 ही रख देंगे, ओके। तो ये क्वांटिटी निकल गया। एस निकाल लेते हैं, पेरीमीटर क्या एरिया ऑफ रबिंग सरफेस, ये क्या था पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। पेरीमीटर क्या दिया है 3, तो ये क्या हो जाएगा 2, 3 प्लस 4 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना है 1.8 किलोमीटर, मतलब 1800 मीटर, ये हो गया, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 1800 मीटर, ये हमारा पेरीमीटर निकल आया। और कुछ कैलकुलेट करना है, हाँ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 12/0.6 क्या मीटर स्क्वायर। सबको रख दीजिए, कैलकुलेट कीजिए। के की जगह में कितना है 0.001 मल्टीप्लाइड बाय एस हमने निकाल दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 1800, ठीक है। और क्या निकाला, क्वांटिटी हमने निकाल लिया 200 डिवाइडेड बाय 60 का स्क्वायर, और एरिया भी हमने निकाल लिया 12.6 का क्यूब। इसको सॉल्व करना है और आ जाएगा। चीजें आसान है लेकिन आपको कैलकुलेटर नहीं देता, इसलिए, है ना। ओके चलो आगे बढ़ें। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा देख लीजिएगा इसमें से। अभी मेरे पास तो आंसर भी नहीं है, सॉल्व करके देख लीजिएगा जो भी आता है, ओके। तो ये है बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा था, इंकिंसन फॉर्मूला बताना चाह रहा था, क्या क्या चीजें हैं उसमें, किस तरह से होता है। 4 लॉ है, 4 लॉ को मिलाकर के इंकिंसन फॉर्मूला बनाया गया है।
ठीक है जी साहब लोग, चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। कोई और क्लास तो नहीं है ना आसपास? चलो 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी कल देखेंगे। If fire take place in downcast shaft or in the vicinity of main intake airway, reversal of ventilation is advantageous, and this is because बेसिकली क्या बताना चाह रहा है कि अगर आपके माइन के अंदर में जो डाउन का शाफ्ट है, दो शाफ्ट होता है, आपका शाफ्ट और एक होता है, सॉरी ये आपका शाफ्ट और ये हो गया आपका डाउन का शाफ्ट। तो बोल क्या रहा है कि अगर आपके डाउन का शाफ्ट में आग लगा हुआ है या मेन इंटेक में आग लगा हुआ है, तो एयर का आप रिवर्सल कर दें, तो वो एडवांटेजियस होगा किस कंडीशन में? एडवांटेजियस होता है किस कंडीशन में? इट प्रिवेंट द स्मोक एंड फ्यूम फ्रॉम रीचिंग द वर्किंग फेज। सेकंड, इट रिजल्ट्स इन ओपनिंग द सेपरेशन डोर बिटवीन डाउन का शाफ्ट एंड अप का शाफ्ट, कोई खास लेना देना है नहीं इससे। It may cause moment of large volume of gas from groves and देखो बेसिकली समझिए आप बात को, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बताना क्या चाह रहा है कि अगर आपका मेन इंटेक में आग लग गया है या फिर डाउन का शाफ्ट में आग लग गया है, मतलब दोनों का सेम ही है, आग लग गया है, तो वैसे कंडीशन में रिवर्सल करना कि जो आपका एयर बाहर खींच रहा था उसको रिवर्सल कर दूं कि एयर अब यहां से अंदर जाने लग जाए, एयर यहां से अंदर जाने लग जाए, तो उससे क्या बेनिफिट आपको होगा? अगर यहाँ पे आग लगा है तो इसकी स्मोक को ये क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल, जो पहले खींच रहा था तो खींचने से क्या होगा? वर्किंग फेज पे जाएगा आपके, वहां पे जो भी पर्सन उसको इफेक्ट करेगा, दिक्कत करेगा। लेकिन अगर मैं रिवर्सल कर दिया तो हवा इधर से निकल जाएगा, इधर से निकलेगा तो उसको बाहर कर देगा, समस्या ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हैं। क्लियर है जी बात? ये अच्छा क्वेश्चन है। टाइम बहुत लग जाएंगे सर एक ही क्वेश्चन में, कोई बात नहीं यार, समझना इंपॉर्टेंट है भाई, टाइम बहुत है अपने पास, इतना भी समस्या नहीं है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट इज डन विथ वेलोमीटर? वेलोमीटर की मदद से हम वेलोसिटी का मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, वो आप न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं क्या? न्यूमेरिकल नहीं देगा, 100% चांस है कि न्यूमेरिकल आपको नहीं देगा, वो समझने के लिए था यार। न्यूमेरिकल आपको कई सारा चीज समझाता है, इसलिए उसको लेके आया, किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स है, उतना कैलकुलेशन थोड़ी करवाएगा जी आपको। Which of the following is not the criteria that should be considered to decide the place where air velocity in underground mines to be measured? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्राइटेरिया है जो कि आप ध्यान में नहीं देंगे जब एयर क्वांटिटी को मेजरमेंट करें, एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे अंडरग्राउंड माइन के अंदर में? कौन कौन से क्राइटेरिया? रोडवे शुड हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड प्रेफरेबली स्ट्रेट। अच्छा है कि अगर आपका रोडवे जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का रहेगा और स्ट्रेट रहेगा तो अच्छी बात है ना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, आप उसके लेंथ और हाइट को बढ़िया से मेजरमेंट कर पाएंगे, तो बढ़िया बात है, हवा भी बढ़िया से गुजरेगा, तो ये तो होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज, द क्रॉस सेक्शन ऑफ रोडवे शुड बी सच दैट द एरिया कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। क्रॉस सेक्शन ऑफ रोडवे, जो रोडवे है वो क्या रहे? सही सलामत रहे कि आप उसके जो एरिया है उसको अच्छे से कैलकुलेट कर सके, ये तो अच्छी बात है, इजीली कैलकुलेट कर सके। रेजिस्टेंस ऑफ रोडवे मस्ट बी फेयरली हाई, आपके रोडवे का रेजिस्टेंस ज्यादा रहे, इसका क्या लेना देना है भाई, ये तो और दिक्कत करेगा। आपके रोडवे में रेजिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तो और प्रॉब्लमेटिक है, तो ये हमको नहीं चाहिए। कौन सा क्राइटेरिया हम जो कंसिडर नहीं करते हैं, तो हमको कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं चाहिए रोडवे में। तीसरा, रोडवे शुड बी अवे फ्रॉम बेंड्स, जंक्शन, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, ये होना चाहिए। अगर आपका बेंड नहीं है, जंक्शन में अगर आपका रोडवे नहीं है, जो भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो अच्छा बात है वेंटिलेशन के लिए या एयर क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए। तो बेसिकली एयर क्वांटिटी मेजरमेंट के टाइम में कौन सा क्राइटेरिया जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ रोडवे जो बता रहा है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है जी बात, सेंस वाला है, बेसिकली कॉमन सेंस वाला। लगता है सर पूरी माइनिंग टीम हिंदी वालों से नाराज है। अच्छा, क्यों यार, नाराजगी किस बात का? आपके ट्रांसलेशन उटपटांग कर रहे करके है क्या? चलो, हाउ द एनेमोमीटर इज यूज्ड, हाउ द एनेमोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयर। एनेमोमीटर को हम कैसे यूज करते हैं एवरेज वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए? एनेमोमीटर शुड बी मूव्ड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोडवे। पहला ही आंसर है कि एनेमोमीटर को हम क्या करते हैं, ये जो रोडवे है उसके पूरे क्रॉस सेक्शन पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिग जैग इस तरह से कि हर एक पॉइंट की एयर क्वांटिटी का हम मेजरमेंट कर सके, इस पॉइंट पे कितना, इस पॉइंट पे कितना, इस पॉइंट तक पूरा क्रॉस सेक्शन पे हम मूव करते हैं। कीप्ड इन रूफ ऑफ द गैलरी नहीं करते, रूफ पे ही रखेंगे तो फिर गड़बड़ है, एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको देगा ही नहीं। इट लेड एट द फ्लोर पे रखते हैं, बेकार बात। मूव्ड स्ट्रेट लाइन, आप सीधा सीधा लेके जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेन है कि आपको पूरा क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस मूव करवाना है।
वॉइस आने वाली है, बड़ा वो क्या बोलते हैं, बुलवाया हूँ यार सर्विस इंजीनियर को, आजकल में आने वाला है, तो वॉइस का प्रॉब्लम में भी ठीक हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? देखो भाई, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कई कई बार पूछा गया है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन उसको बनाना रहेगा तो ये सारे से बनाएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हो गया बाकी बाकी कल एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, कल और कर लेंगे। ठीक है, कल और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इसमें, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। मैं बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम में आने लायक है उसको बता देता हूँ, जो नहीं आने लायक है वो भी बता देता हूँ। जहाँ कैलकुलेशन आसान है वो आपके एग्जाम में आएगा, जहाँ कैलकुलेशन टफ है या टाइम टेकिंग है वो नहीं आएगा। ओके, ये याद रखिए डायरेक्ट कि मीथेन ड्रेनेज जो है वो सबसे पहले कहाँ लगाया गया, तो रूहर कोलफील्ड जर्मनी में सबसे पहला मीथेन ड्रेनेज जो है वो लगाया गया। जैसा आपका है ना कि जनरल अवेयरनेस इन कोल इंडस्ट्री, तो उस टाइप के क्वेश्चन जिससे ये जो क्वेश्चन उसमें से बन सकता है।